दोस्तों 1973 में आई इस फिल्म की कहानी फ्रैंक सर्पिको की लाइफ पर बेस्ड है, जो कि बचपन से ही एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहता था। पर चीज़ें तब बिल्कुल बदल जाती हैं जब ऑफिसर बनने के बाद उसको गैंगस्टर्स से खतरा होने के साथ साथ अपने ही डिपार्टमेंट में काम करने वाले दूसरे पुलिस ऑफिसर से भी खतरा हो गया था। कहानी 1970 में न्यूयॉर्क से शुरू होती है, जब फ्रैंक सर्पिको नाम का शख्स पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी से ग्रेजुएट होता है और पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लेता है। सर्पिको के डिपार्टमेंट ज्वाइन करने पर उसको बेकर नाम के सीनियर पुलिस कॉप के साथ पेट्रोलिंग का काम दिया जाता है। एक रात पेट्रोलिंग करते वक्त सर्पिको और बेकर को रेडियो पर एक जगह रेप होने की कॉल आती है। बेकर इस कॉल को लेने से मना कर देता है क्योंकि ये लोकेशन इनके सेक्टर में नहीं आ रही होती है, पर सर्पिको बेकर की बात ना सुनते हुए इस कॉल को ले लेता है क्योंकि ये बॉर्डर लाइन पर होती है और वो इसको एक्सेप्ट कर सकता था। सर्पिको और बेकर के लोकेशन पर पहुंचने पर इन्हें 3 लड़के एक लड़की का रेप करते हुए दिखते हैं। इनके पहुंचते ही तीनों लड़के लड़की को गन पॉइंट पर ले लेते हैं और फिर थोड़ी दूर पर ले जाने के बाद लड़की को वहीं छोड़कर अलग अलग डायरेक्शंस में भागने लगते हैं। इनमें से 2 लड़के तो भाग निकलते हैं, पर भाग रहे तीसरे लड़के को सर्पिको पकड़ लेता है। सर्पिको और बेकर इस लड़के और विक्टिम दोनों को स्टेशन ले आते हैं। यहाँ पर विक्टिम की रिपोर्ट दर्ज करी जाती है और पकड़े गए लड़के से बाकी 2 लड़कों के बारे में पूछा जाता है और नाम ना बताने पर एक सीनियर पुलिस ऑफिसर उसको काफ़ी मारता है। सर्पिको समझ जाता है कि यहाँ मारने से काम नहीं बनने वाला है और वो इस लड़के को अलग ले जाकर बात करता है। वो उससे कहता है कि तुम अपने उन दोस्तों को बचा रहे हो जिन्होंने तुम्हारी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा कि तुम जिंदा भी हो या नहीं, और फिर जब रेप तुम तीनों कर रहे थे तो इसकी सज़ा तुम अकेले क्यों भुगतोगे। सर्पिको ने इस लड़के को बिल्कुल भी नहीं मारा होता है और सर्पिको की बात लड़के के समझ में आ जाती है और ये सर्पिको को बाकी 2 लड़कों के मिलने की लोकेशन बता देता है। इसके बाद ही सर्पिको उस लोकेशन में जाकर उन दोनों लड़कों को बास्केटबॉल खेलते हुए देखता है और स्टेशन में फ़ोन लगाकर कुछ और पुलिस वालों को भेजने के लिए कहता है, क्योंकि दोनों को एक साथ पकड़ने के चक्कर में शायद एक भाग निकलेगा। पर यह केस मसल्स नाम के पुलिस ऑफिसर के अंडर होता है और सर्पिको को स्टेशन से इसमें कोई हेल्प नहीं मिलती है और अब सर्पिको इसे अकेले ही करता है। वो एक अंडरकवर कॉप बनकर उन लड़कों के बीच जाता है और उन दोनों को पकड़ लेता है। सर्पिको ने काफ़ी मुश्किल से इन दोनों को पकड़ा होता है, पर स्टेशन में इनको पकड़ने का क्रेडिट वहां बैठे डिटेक्टिव्स सर्पिको से छीन लेते हैं और उल्टा ये कहते हैं कि तुम पेट्रोलिंग छोड़कर इन दोनों को पकड़ने गए थे, जो कि गलत था, और इसलिए इनको पकड़ने का क्रेडिट हमारा हुआ। इसके लगभग 6 महीने बाद पेट्रोलिंग पर काम करने वाले ऑफिसर्स के लिए फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का एक एग्ज़ाम निकलता है, जो कि डिटेक्टिव बनने के करियर पाथ तक लीड करता है। सर्पिको इस एग्ज़ाम को पास कर लेता है और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की फिंगरप्रिंट डिवीजन में काम करने लगता है। यहाँ पर सर्पिको को यूनिफॉर्म नहीं पहननी पड़ती है और वो इस बात से काफ़ी खुश होता है, क्योंकि उसको लगता है कि पुलिस की यूनिफॉर्म देखकर आधे क्रिमिनल्स तो पुलिस के हाथ में ही नहीं आते हैं। यहाँ काम करते हुए सर्पिको को एक लेस्ली नाम की लड़की मिलती है, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है। अब लगभग 2 साल तक फिंगरप्रिंट डिवीजन में काम करने के बाद सर्पिको अपने इस काम से बोर हो जाता है और जाकर पुलिस कैप्टन मैकलेन से कहता है कि उसे यहाँ से ट्रांसफ़र चाहिए, पर वो दोबारा यूनिफॉर्म नहीं पहनना चाहता है। सर्पिको एक ईमानदार और मेहनती पुलिस वाला होता है, तो मैकलेन भी उसकी बात मान लेता है और उसको एक ऐसे पुलिस स्टेशन में ट्रांसफ़र कर देता है जहां वो अंडरकवर कॉप बनकर काम करता है। अब एक बार जब सर्पिको अपनी ड्यूटी पर होता है तो उसे वहां एक चोर बिल्डिंग में से कुछ चुरा कर भागते हुए दिखाई देता है। सर्पिको उसको पकड़ने के लिए उस चोर के पीछे दौड़ता है, पर तभी पेट्रोलिंग कर रहे दूसरे पुलिस ऑफिसर्स सर्पिको के हाथ में गन देखकर उस पर गोलियां चलाते हैं। सर्पिको वहीं पर बने टेलीफोन बूथ की आड़ लेकर छुप जाता है और साथ में उस चोर को भी पकड़े रहता है। पुलिस वालों के करीब आने पर सर्पिको उन्हें अपना आईडी कार्ड दिखाता है और बताता है कि वो भी एक पुलिस वाला है। पुलिस वाले सर्पिको को पहचान जाते हैं, पर सर्पिको उनकी इस हरकत से काफ़ी गुस्सा होता है क्योंकि उन्होंने बिना देखे गोलियां चलानी शुरू कर दी थी। ऑफिसर सर्पिको से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इस बात को रिपोर्ट ना करे, वरना उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और इस चोर को पकड़ने का क्रेडिट भी उन्हें ही लेने दें। ये बात सर्पिको को अच्छी नहीं लगती है, पर फिर भी वो इसके लिए मान जाता है। इसके कुछ टाइम बाद एक अच्छा अंडरकवर ऑफिसर होने के नाते सर्पिको को नार्कोटिक्स यूनिट के लिए प्रमोट कर दिया जाता है, जहां उसकी मुलाकात ब्लेयर नाम के शख्स से होती है। इसके बाद ही लेस्ली सर्पिको को छोड़कर चली जाती है। सर्पिको डिपार्टमेंट में अपना काम काफ़ी ईमानदारी से करता रहता है, पर एक दिन उसके नाम पर उसको एक एनवेलप मिलता है जिसमें इटालियन अमेरिकन गैंगस्टर्स की तरफ से पैसे आए होते हैं। सर्पिको को मालूम चलता है कि उसकी यूनिट के सभी पुलिस वालों को गैंगस्टर्स की तरफ से हर महीने पैसे भिजवाए जाते हैं ताकि वो उनके काम में अड़चन ना डालें। सर्पिको इस बारे में ब्लेयर से बात करता है। ब्लेयर मेयर ऑफिस में पोस्टेड होता है और वो सर्पिको को ले जाकर एक हाई रैंक पुलिस ऑफिसर से मिलवाता है
ऑफिसर सर्पिको से शांत रहकर ये पैसे रखने के लिए कहता है, क्योंकि अगर वो इस इंसिडेंट को रिपोर्ट करेगा तो लगभग उसके सभी साथी उसे अपना दुश्मन मान लेंगे। पर सर्पिको अभी भी इन पैसों को एक्सेप्ट नहीं करता है और जाकर पैसों से भरा ये एनवेलप अपने सुपरवाइजर को दे देता है और कहता है कि वो हर महीने ये पैसे नहीं ले सकता है, और ये बात उसके सुपरवाइजर को भी अच्छी नहीं लगती है। इसी टाइम में सर्पिको के बगल में रहने वाली लड़की बारबरा उसकी नई गर्लफ्रेंड बन जाती है और ये दोनों साथ में ही रहना शुरू कर देते हैं। पर सर्पिको की दिक्कतें अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि रिश्वत ना लेने की वजह से अब उसका ट्रांसफ़र 7th डिवीज़न में कर दिया गया है, जहां सभी अंडरकवर ऑफिसर्स काम करते हैं। सर्पिको को लगा था कि यह डिवीज़न शायद ईमानदार होगा, पर इसमें काम करने वाले लोग और भी ज़्यादा करप्ट होते हैं और ये भी हर महीने पैसे लिया करते हैं। सर्पिको अभी भी ये पैसे एक्सेप्ट नहीं करता है और इन सब से परेशान होकर मैकलेन को इन सब चीज़ों के बारे में बताता है। मैकलेन उसको इन सब पुलिस वालों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए कहता है ताकि वो आगे इस बारे में कमिश्नर से बात कर सके। इसके बाद ब्लेयर सर्पिको को लेकर मेयर के असिस्टेंट जेरी से मिलवाता है। जेरी पुलिस डिपार्टमेंट में चल रहे इस करप्शन को सुनकर काफ़ी हैरान होता है और इन दोनों को यकीन दिलाता है कि वो मेयर से इस बारे में ज़रूर बात करेगा। सर्पिको इसके बाद घर आता है और आज वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। पर इसके बाद जब वो ब्लेयर के साथ दोबारा जेरी से मिलता है तो जेरी उसे बताता है कि मेयर ने इस करप्शन के अगेंस्ट कोई भी एक्शन लेने से मना कर दिया है। अब इस बात पर सर्पिको का मूड ऑफ हो जाता है और उसको लगता है कि यहाँ सब के सब करप्ट हैं। अब सर्पिको के सारे साथी ये जान चुके होते हैं कि सर्पिको ब्राइबरी को रिपोर्ट करने वाला है, तो वो सब सर्पिको को अलग मानने लगते हैं और उसे भी ब्राइब लेने के लिए फोर्स करते हैं। सर्पिको इन सब चीज़ों के चलते काफ़ी डिप्रेस्ड और गुस्से में रहने लग गया था और इससे उसका बारबरा के साथ रिलेशनशिप भी डिस्ट्रॉय होने लगा था। अब सर्पिको एक बार कॉर्सैरो नाम के गैंगस्टर को ड्रग के मामले में रंगे हाथ पकड़ लेता है और उसे अरेस्ट करके अपने साथ स्टेशन ले आता है। पर स्टेशन के लोग कॉर्सैरो को अच्छे से बैठाकर काफ़ी इज्जत देते हैं और सर्पिको से कहते हैं कि ये एक अच्छा इंसान है। कॉर्सैरो भी यहाँ सबके सामने सर्पिको का मजाक उड़ाता है और सर्पिको को इस बात पर काफ़ी गुस्सा आता है और वो कॉर्सैरो को काफ़ी बुरी तरह मारकर उसके कपड़े वपड़े फाड़कर उसको सेल में लॉक कर देता है। सर्पिको इसके बाद वहाँ बैठे पुलिस वालों पर भी काफ़ी भड़कता है और उनसे कहता है कि तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए जो तुम लोग हमेशा इन गैंगस्टर्स की चाटा करते हो और इनसे दोस्ती निभाते हो। सर्पिको के लिए डेली ये सब झेलना और भी मुश्किल होता जा रहा था और वो अब इंटरनल अफेयर्स के एंटी करप्शन यूनिट को इसके लिए अप्रोच करता है, जिससे मैकलेन उससे काफ़ी नाराज़ हो जाता है क्योंकि सर्पिको ने इस बार डिपार्टमेंट के बाहर जाकर इसके लिए हेल्प मांगी थी। इसके बाद जब इंटरनल अफेयर्स के लोग सर्पिको से पूछताछ करने आते हैं और इसके बाद ही 5 लोगों की कमेटी बना दी जाती है जो सर्पिको से इस मामले में काफ़ी सवाल जवाब करते हैं और सर्पिको उन्हें सब कुछ खुलकर बता देता है। इस इन्वेस्टिगेशन के बीच सर्पिको अपनी जॉब भी कंटिन्यू रखता है और उसके साथी अब उसको डराने धमकाने लगते हैं कि वो कमेटी के सामने उनका नाम ना ले, नहीं तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। सर्पिको इस वक्त काफ़ी टेंशन में आ जाता है और इसी वक्त बारबरा भी उसको छोड़ने का फैसला कर लेती है। सर्पिको उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है पर वो उसके बिहेवियर से काफ़ी परेशान हो चुकी थी और फाइनली उसे छोड़कर चली जाती है। सर्पिको को इस बात पर काफ़ी दुख होता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो बारबरा के साथ अपना फ्यूचर देखने लग गया था। इन्वेस्टिगेटिव कमेटी सर्पिको के इंटरव्यूज़ और फैक्ट्स के बेसिस पर कोर्ट पहुंचती है, पर यहाँ सर्पिको को ज़्यादा कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता है, जिससे इस कमेटी का भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि कमिश्नर खुद नहीं चाहते हैं कि सर्पिको की बात सुनी जाए। सर्पिको अब पहले से और भी ज़्यादा टेंस हो जाता है और इसी के साथ उसे परेशान करने के लिए उसका एक बार फिर से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। सर्पिको के नए स्टेशन में सबको पहले से मालूम होता है कि वो करप्शन में लिप्ट ऑफिसर्स की कंप्लेन करता है और वहाँ पर भी सब सर्पिको को धमकाते रहते हैं और एक बार तो एक के चाकू दिखाने पर सर्पिको से स्टेशन के अंदर ही मारता है। सर्पिको अब इन सारी चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था और फाइनली वो ब्लेयर के कहने पर न्यूयॉर्क टाइम्स में काम करने वाले एक रिपोर्टर से मिलकर उसको सब कुछ सबूतों के साथ बता देता है, जिससे अगले ही दिन ये पूरा मामला न्यूज़ में छप जाता है और अब ये एक नेशनल मुद्दा बन जाता है जिसको पूरे देश की मीडिया कवर करने लगती है। अब कमिश्नर से लेकर मेयर तक सभी बड़े लोग इस बात पर काफ़ी शर्मिंदा होते हैं। मेयर के ऊपर भी अब इसका काफ़ी प्रेशर पड़ने लगा था और मेयर ने एक कमेटी बनाकर इसको रिजॉल्व करने का फैसला लिया होता है। इसके बाद ही एक दिन सर्पिको को अपने डिपार्टमेंट से एक ड्रग डीलर की लोकेशन देकर उसको अरेस्ट करने के ऑर्डर्स मिलते हैं और वो अपने 2 साथियों हैनीमैन और जूलियो के साथ इस काम के लिए निकल जाता है। इसके बाद वो अपने साथियों के साथ उस डीलर के दरवाजे पर नॉक करता है। अब जैसे ही ये दरवाज़ा खुलने लगता है सर्पिको अंदर घुसने की कोशिश करता है, पर दूसरी तरफ से इंसान दरवाजे को बंद करने लगता है, जिससे सर्पिको अंदर नहीं घुस पाता है और उसका हाथ दरवाजे के बीच में ही फंस जाता है।
सर्पिको अपने साथ आए साथियों से इसके लिए मदद मांगता है, पर वो उसकी मदद करने के लिए एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाते हैं। सर्पिको अब अपनी गन निकालकर शूट करने की भी कोशिश करता है, पर उसका हाथ काफ़ी बुरी तरह फंसा होता है और वो ऐसा नहीं कर पाता है। इतनी ही देर में वो ड्रग डीलर अपनी गन से सर्पिको के चेहरे पर शूट कर देता है और सर्पिको गोली लगने से वहीं गिर पड़ता है, जैसे मानो उसके साथ आए लोग यही चाह रहे थे। सर्पिको की जान किस्मत से बच गई थी, क्योंकि गोली उसके सर पर ना लगकर उसके गाल पर लगी थी और जिस गन से उसके ऊपर फायरिंग हुई थी उसका कैलिबर भी कम था। सर्पिको के ऊपर अटैक होने के बाद शहर के सभी बड़े ऑफिसर्स और मीडिया वाले उसकी खबर लेने हॉस्पिटल पहुंचते हैं। सर्पिको के लेफ्ट साइड गाल पर गोली लगी थी, जिससे उसको अब उस कान से सुनाई देना बंद हो गया था। सर्पिको के ठीक होते वक्त इंटरनल अफेयर्स का एक बड़ा ऑफिसर उससे मिलने आता है और उसको बताता है कि उसकी बहादुरी के लिए उसको डिपार्टमेंट ने प्रमोट करके डिटेक्टिव बना दिया है और सर्पिको को उसका बैज भी देता है। पर सर्पिको अब ये सब नहीं चाहता है और वो इस डिपार्टमेंट का पार्ट न रहने का फैसला करता है। वो उस ऑफिसर को बाकी पुलिस वालों के भेजे हुए ग्रीटिंग्स कार्ड भी दिखाता है, जिसमें सभी ने सर्पिको को गालियां लिखकर उसके मर जाने की विशेष मांगी होती हैं। सर्पिको को काफ़ी टाइम तक हॉस्पिटल में ही रखा जाता है और डिस्चार्ज होने के बाद वो मेयर की बनाई कमेटी के आगे पूरे देश की मीडिया के सामने पुलिस डिपार्टमेंट में चल रहे करप्शन की पोल खोलता है और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। सर्पिको ने खुलासा करने के बाद ही पुलिस की जॉब छोड़ दी थी और वो 15 जून 1972 को रिटायर हो गया था। सर्पिको रिटायरमेंट के बाद अमेरिका छोड़कर स्विट्जरलैंड में शिफ्ट हो गया था और आज तक वो वहीं रह रहा है। सर्पिको की सिचुएशन हर उस इंसान की सिचुएशन जैसी है जो खुद काफ़ी ईमानदार है, पर उसके आसपास सभी लोग करप्ट हैं और उसको अकेले ही पूरे सिस्टम से फाइट करनी पड़ती है और इसमें उसको बुरे से बुरे कॉन्सिक्वेंसेस भी झेलने पड़ सकते हैं। फ्रैंक सर्पिको करंटली जिंदा हैं और 2023 में 87 साल के हैं। फ्रैंक को पूरे 50 साल बाद 2022 में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए मेडल ऑफ ऑनर दिया गया है। वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलता हूँ आपसे एक ज़बरदस्त कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।